आपको ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा की ओर, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है, बहस का दौर जारी है। अभी देखिए किया जाता है जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है एवं ख श्रेणी के जलाशयों का मत्स्य पालन टेंडर जिला परिषद द्वारा ग श्रेणी व घ श्रेणी के जलाशयों का मत्स्य पालन का टेंडर पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। खंड 2 वर्ष 2018 से 25 तक की वर्षवार निविदा प्राप्तकर्ता फर्म का नाम एवं राशि का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 भीलवाड़ा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणी के जलाशयों का मत्स्याखेट ठेका करवाया जाता है। मत्स्य कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं जिसमें मत्स्य पालन की जानकारी एवं मत्स्य पालन से होने वाले लाभ की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है एवं इस योजना के तहत कृषकों को अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में गैस श्रेणी के जलाशयों का मत्स्य पालन का टेंडर किया गया, गैस श्रेणी में जलाशयों का मत्स्य पालन का टेंडर किया गया। इसमें विगत कांग्रेस के शासन के समय बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कितनी राशि किस किस वाहन से प्राप्त हुई, वो डिटेल मेरे को जांच कराने की मांग करता हूं। दूसरा प्रश्न है मेरा, साथ ही भीलवाड़ा जिले में योजना में कितने किसानों को लाभान्वित किया गया और भविष्य में क्या कार्य योजना सरकार की। अध्यक्ष महोदय, ये जो जहाँ पर ये जो 4 कैटेगरीज ABCD है, जो जितने भी डैम्स हैं, टेंडर जो 5 लाख से ऊपर है वो फिशरीज डिपार्टमेंट जयपुर उसके टेंडरिंग करता है। तो B है टेंडर जो 50,000 से 5 लाख है, CO जिला परिषद करते हैं। जो टेंडर्स 10,000 से 50,000 है वो पंचायत समिति लेवल ब्लॉक में BDO करते हैं। और अब जो है A और B कैटेगरी ये जो दोनों हैं ये अब जयपुर से ही ये कंट्रोल किए जाएंगे। वहाँ पर जो है फिशरीज डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो टेंडर्स कमेटी में है जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर। आपने जो कांग्रेस शासन के बारे में जो बोला कि जो भी अनियमितता हुई है उसके बारे में पूरी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट में माननीय सदस्य को दे दूंगा। अगला प्रश्न है, धन्यवाद। श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 3178। माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र धोद में कुल 282 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 62 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवनों में, 22 किराए के भवनों में, 142 विद्यालयों में, 48 अन्य राजकीय भवनों में एवं 8 निजी निशुल्क भवनों में संचालित हैं। सरकार विभागीय भवन के अलावा अन्य राजकीय किराए के भवनों में संचालित किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पृथक भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है। नवीन भवन निर्माण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से निशुल्क भूमि आवंटन होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्य की परस्पर प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना निर्भर करता है। खंड 2 वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हेतु परीक्षण करवाया जाकर गुण एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता अनुसार निर्णय किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र धोद में ऐसे कितने गांव हैं जहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है तथा वहां वर्तमान में आंगनबाड़ी की सेवाएं कैसे प्रदान की जा रही है तथा नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के नॉर्म्स क्या है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा धोद में 11 राजस्व ग्राम ऐसे हैं जहां पृथक से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है।
उक्त राजस्व ग्रामों की गर्भवती एवं छात्री महिलाओं तथा बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं के अंतर्गत 400 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की आबादी पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 की आबादी पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र तथा इसके उपरांत 800 से गुड़क में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। जनजातीय, मरुस्थलीय, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 300 से 800 की आबादी पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य दूसरा पूर्व प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र धोद में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की क्या स्थिति है तथा इसके नॉर्म्स क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीन भवन का निर्माण हमारी नरेगा योजना अंतर्गत कन्वर्जेंस के माध्यम से करवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार एक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की राशि निर्धारित है, जिसमें से 2 लाख रुपए विभाग द्वारा, 8 लाख रुपए नरेगा कन्वर्जेंस से तथा 2 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग या जिला परिषद के अन्य किसी अनटाइड फंड से लिए जाते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण में कम से कम 600 वर्ग फीट का एरिया होना चाहिए। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र धोद में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों सांवलोदा पुरोहितान एवं सांवलोदा लाडखानी के भवन निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न है श्री नानालाल निनामा। प्रश्न संख्या 4307। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित व अराजपत्रित संवर्ग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटोल में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट अ एवं परिशिष्ट ब पर तथा NHM संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सूचना परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 2 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों की PG पूर्ण आदेशों की प्रतीक्षा आगामी नवीन भर्ती में आने वाले चिकित्सकों से प्राथमिकता के आधार पर भरने के यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अराजपत्रित संवर्ग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भविष्य में की जाने वाली भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को ये पूछना चाहूँगा कि मेरे हेडक्वार्टर की CSC है, प्रतिदिन 35-40 गायनेक OPD आती है। गायनेक डॉक्टरों का पद रिक्त है, आप कब तक गायनेक डॉक्टर का पद स्थापना कर देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 50,000 गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का हमें परमिशन दी है, जो कि एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एक निर्णय लिया गया है। 28-29 हज़ार तो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। ये सही है कि जो ट्राइबल एरियाज राजस्थान के हैं और जो रेगिस्तानी जो जिले जो हैं उनमें हम धीमे धीमे भर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर करीब करीब बहुत बड़ी तादाद में गया है और अभी जो और भर्तियां होंगी, आपकी जो चिंता है वो सही है। आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर जैसे आपके ये CHC में आपके 10-11 पोस्ट सैंक्शन है, आपके 5 वर्किंग है और आपके 6 उसके अंदर एब्सेंट है। ये आपको मैं पूरा आश्वासन देता हूं, इनको जल्दी से जल्दी हम शीघ्र इनको भरने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, CSC में प्रतिदिन 350 की OPD आती है। वहाँ
CSC में 6 डॉक्टरों का 10 नर्सिंग अफसरों के पद रिक्त हैं। प्रतिदिन के OPD को देखते हुए कब तक इन पदों को भर दिया जाएगा? वहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है और जहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं तो वो बांसवाड़ा जाना पड़ता है 40 किलोमीटर दूर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी। जैसे कि मैंने बोला 11 में से आपके जो 6 पद हैं वो आपके वेकेंट हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगले 4-5 दिन में ये 6 में से 3 पद मैं आपके तुरंत भर दूंगा। अगला प्रश्न है श्री राजेंद्र गुर्जर। प्रश्न संख्या 123। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के उपखंड देवली में स्थापित अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर भी वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण उक्त न्यायालय का कर्मोन्नत नहीं हो सका। भविष्य में पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण लंबित होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। खंड 2, जी हाँ, देवली जिला टोंक में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश के कैंप कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थापित करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण देवली जिला टोंक में स्थायी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी। भविष्य में पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रकरण लंबित होने पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न नहीं पूछना तो मैं आगे बढ़ूं। तो जवाब मिल गया है, लेकिन जो ब पार्ट है प्रश्न संख्या 124, इसमें तो 2 ही खंड है भाई। 124 है सर प्रश्न संख्या, उसका ए पार्ट है, उसका तो उत्तर मिल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे भाई राजेंद्र गुर्जर से पुका है, आप राजेंद्र गुर्जर थोड़ी हो। आप राजेंद्र गुर्जर को कोई पूछ रहा है? धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। चलिए अगला प्रश्न पितराम सिंह काला। आप पूछो, मैंने पुकारा ही नहीं। हाँ सर, मेरा जो प्रश्न है उसका प्रश्न संख्या 124। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, मेरे को ए पार्ट का तो उत्तर मिल गया है। अरे उत्तर तो बोलने दो आपके, या तो दोनों के तो आ गया या फिर इनका सुन लो। इनका सुन लो। माननीय अध्यक्ष जी, और बने खंड विधानसभा क्षेत्र पिलानी में कुल 93 राशन डीलर हैं। नामवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, विभागीय निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं। विभागीय आदेश दिनांक 10/5/2025 के द्वारा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत एवं जनहित में उचित मांग के आधार पर उक्त निर्धारित मापदंडों में शिथिलन प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर से शिथिलन दिए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र पिलानी में 5 नवसर्जित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिनांक 12/6/2025 को विज्ञप्ति जारी की जाकर आवेदन आमंत्रित किए गए। स्थिति निम्नानुसार है। विज्ञप्ति में उचित मूल्य दुकानों की संख्या 5, प्राधिकार पत्र एवं वितरण आदेश जारी 2, कोर्ट के निर्णय अनुसार विज्ञप्ति निरस्त 1, आवेदन अप्राप्त 2। इसके अलावा अन्य कोई उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव लंबित नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय, इसका जो ब पार्ट इन्होंने बताया है कि कोई लंबित नहीं है, ये इनका उत्तर गलत है। देव रोड के अंदर 2 दुकान उसके लिए आवेदन किया हुआ है, वो अब भी लंबित पड़ी है। तो मैं इसी के अंदर मेरा था, प्रत्येक गांव में राशन डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है सरकार,
यदि नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पे दे। इनका इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे ग्राम विधानसभा पिलानी के अंदर 300 घरों का फ्रंट ग्राम पंचायत है, उसके अंदर एक भी राशन डीलर या दुकान नहीं है। उनको बिजोली 6 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। तो वंचित जो गांव है वहां आप खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते, वो जवाब दे। मूल प्रश्न ये। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्य को बताया, पहले तो इसमें नियम ये था कि 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट पर उचित मूल्य दुकान खोलने का मापदंड, पर हमारी सरकार ने इसमें शिथिलता देते हुए ये 10/5/2025 को आदेश निकाला कि उसमें भौगोलिक स्थिति देखते हुए भी नई दुकान खोली जा सकती है। अब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास आज की तारीख में कोई भी आवेदन लंबित नहीं, आप कहीं दुकान खुलाना चाहते हो तो उसका मुझे आप बता दीजिए, हम उसमें जरूर उसका प्रशिक्षण करा के खोलेंगे। और दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा कि भाई पूरा उत्तर आपको नहीं आया कि इसमें कि दुकानें रिक्त है, तो मैं बताऊंगा 5 में से तो ये 2 दुकानें मैंने आपको बताई उसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए, पर ये तो नई दुकानें हैं। पर जो पुरानी दुकानें जो रिक्त हैं उसमें पहले 11 रिक्त दुकानें थी। हमने जो यहाँ सदन में बोला कि हम सारी की सारी माननीय अध्यक्ष जी रिक्त दुकानों को भरेंगे, उसी के अनुसार हमने 12/6/2025 को 11 दुकानों की पिलानी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्यगण की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 4 को प्राधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं। 2 है जिनका कंप्यूटर प्रमाण पत्र अभी प्रस्तुत होना होती है, उनको भी प्राधिकार पत्र दिए जाएंगे। 2 दुकानें जिसमें आवेदन प्राप्त नहीं हुए और 2 में योग्य नहीं थे और 1 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। तो जो 4 दुकानें जिनमें आवेदन प्राप्त नहीं और योग्य नहीं थे, तो उनके पुनः हम विज्ञप्ति जारी करके उनके विज्ञप्ति जारी करके वो रिक्त उचित मूल्य दुकान का आवंटन करेंगे। और यदि आपको कहीं आवश्यकता लगती है, भजनलाल शर्मा जी सरकार लगातार ये चाह रही कि हर घर अंतिम छोर तक व्यक्ति तक राशन पहुंचे। यदि आपको कहीं भी आवश्यकता लगती है आप हमें बताइए, हम करेंगे बात। दो हो गए आपके, क्या पूछ रहे हैं? ये तो मेरा पूरक प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये गेहूं खरीदते हैं तो उस समय नमी रहती है और उसके बाद में जब उपभोक्ता तक वो गेहूं पहुंचते हैं तो वजन कम हो जाता है। तो ये लोग वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर पानी छिड़कते हैं। आप तो पूरक प्रश्न पूछो। उससे क्या होता है, गेहूं खराब हो जाती है। तो ना पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री महोदय, ऐसा सिस्टम झुंझुनू जिले में है। हमारी जिला परिषद की मीटिंग में ये बात आई थी और आपके जो राशन डीलर हैं वो भी मानते हैं कि गेहूं की पूर्ति करने के लिए पानी उसमें डालते, उससे जो नाज है वो खराब हो जाता है। तो क्या इसका दूसरा विकल्प आप खोजना चाहते हैं तो सदन को बताएं, जिससे सबको, पूरे राजस्थान को फायदा हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इन्होंने खाद्य सुरक्षा में इतनी रुचि दिखाई वास्तव में। पर ये बात आपका प्रश्न कि गेहूं गीला होके जाता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को सुनिए आ गया, 2 आ गए आपके। अरे 2 आ गए, अगला जवाब दे दो तो जवाब दे दो। मैं बोल रहा हूँ, अरे माननीय सदस्य थाने तो उठा पड़ा है, मैं क्या बोलूँ, पहले ही उठा पड़ रही है, कितनी हो रहा है, पहला उत्तर तो दे दो। माननीय मंत्री श्री हंसराज पटेल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 125। माननीय मंत्री जी, हो गया, 2 हो गए, एक पानी का, एक पहले का, 2 हो गए। हंसराज, माननीय मंत्री, माननीय 2 हो गए जी। हाँ, माननीय सदस्य 2 हो गए। स्टाम्प ड्यूटी पर अरे आप राजो एवं शराब पर अधिभार से माह जनवरी 2022 से अंकित नहीं दिसंबर 2025 तक प्राप्त राजस्व तथा प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं को दिए गए अनुदान का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2022 1058.03, वर्ष 2023 1210.82 करोड़, वर्ष 2024 1374.76 करोड़, वर्ष 2025 1558.32 करोड़ ये आय है। और गौशालाओं को दी गई सहायता राशि वर्ष 2022 750.87 करोड़, वर्ष 2023 733.15 करोड़,
वर्ष 2024 1232.53 करोड़, वर्ष 2025 1280.28 करोड़। खंड 2, जी हाँ, पंचायत समिति नंदीशाला सहभागिता योजना 70 नंदीशालाओं को आवंटित राशि रुपये 70.2 करोड़ का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है तथा चिकित्सा कार्य नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत 2024-25 के द्वितीय चरण में 3174 पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के चारा पानी एवं पशु आहार हेतु राशि रुपये 784.43 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। खंड 4, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं आमंत्रित की गई, जिसमें एक निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ, लेकिन विभागीय गाइडलाइन व ई बोली की शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण संस्था अपात्र होने से नंदीशाला की स्थापना नहीं की गई। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली में नदी गौशाला नहीं है। इसकी वजह से हमारे कोटपुतली में ज़्यादातर नंदे रोड के ऊपर डोलते हैं, तो उसके ऊपर कई तो एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई के पैर टूट गए, कई रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, आगे हमारे नदी गौशाला खुलवाने की बहुत जल्दी कोशिश करें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित योजना है पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना, और इसमें पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की योजना है, जिसमें 1,57,00,000 का प्रावधान है। और नंदीशाला खोलने के लिए जो पात्र गौशाला है वो उसके पास में पहले से 3 साल का अनुभव होना जरूरी है, और अनुदान सरकार के अनुदान उनको मिलना जरूरी है, और उसी पात्रता के अनुसार वो नंदीशाला आवेदन करती है, तो उनको हम नंदीशाला खोलने के लिए उनको पात्र मानते हैं। इनके माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली की पंचायत समितियों में पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना अंतर्गत 3 बार निविदाएं निकाली, जिसमें एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुई, और एक निविदा प्राप्त हुई, लेकिन विभागीय गाइडलाइन के अनुसार वो पात्र नहीं थी, इसलिए वो नंदीशाला की स्थापना नहीं हो पाई। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि हम जिला कलेक्टर को हमने निर्देश दे रखा है कि वहाँ पर नंदीशाला स्थापित करें। इनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी पात्र गौशाला जिनके पास में 3 साल का अनुभव हो और सरकार द्वारा अनुदानित हो, उन गौशालाओं को आवेदन जिला कलेक्टर को कराए, विभाग में कराए, जिससे हमको उनको नंदीशाला खोलने के लिए हम आगे की कार्रवाई कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूर्व प्रश्न है। हमारी कोटपुतली विधानसभा में 2 गौशालाओं को चतुर्भुज में और बूरी बटाज में अनुदान नहीं मिला अब की बार, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय कहता हूँ, इनको अनुदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक? हो गया। अगला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 गौशाला अभी संचालित है, जिसमें 18 पात्र है और 3 अपात्र है। और अपात्र का कारण है उनमें अभी 100 गोवंश जो होने चाहिए, गोवंश 100 नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा कि उनमें जो शहर में या गांव में कहीं घूम रहे हैं गोवंश बेसहारा, उनको उस गौशाला में डाल करके 100 की संख्या पूरी करें, अनुदान भी मिल जाएगा और गोवंश की सेवा भी हो जाएगी। अगला प्रश्न श्री बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 126 माननीय अध्यक्ष जी, बोलोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार वैर विधानसभा क्षेत्र में कुल 62 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं।
इन औद्योगिक इकाइयों में विगत 3 वर्षों में की गई जांच एवं जांच हेतु निर्धारित अवधि का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, वैर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में से कुल 31 औद्योगिक इकाइयां विगत 3 वर्षों में प्रदूषण मापदंड को पूरा नहीं करती पाई गई हैं। उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बैर विधानसभा में क्रेशर जोन है। भाई सुनो, उत्तर क्रेशर जोन है, मेरे लिए नहीं है। वहां पर इधर भी जो होगा पीछे। क्रेशरों द्वारा जो प्रदूषण फैलता है, उसके आसपास सैकड़ों गांव जो किसान फसल बोते हैं और वो फसल नष्ट हो जाती है, और एक आपके टीबी की बीमारी, सेलोकिसिस की बीमारी, कम से कम सैकड़ों लोग वहां मर चुके हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष जी अपने माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, विभाग द्वारा उत्तर बार संबंधित क्रेशरों द्वारा निरीक्षण करना बताया गया है, किंतु कुछ समय बाद उन्हें नियम अनुसार मानते हुए सही बता दिया जाता है। इससे यह साफ होता है कि विभागीय अधिकारी क्रेशर मालिकों से मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज वहाँ ये स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहे तो आपके अपने साथ लेकर मैं मंत्री जी को साथ लेकर वहाँ यानी आपके निरीक्षण करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वहाँ पर क्रेशर वालों से पानी छिड़कवाएंगे जो प्रदूषण जो उड़ता है, तो उस पर यानी कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्रैशर से फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में पीड़ा व्यक्त करी है, उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि प्रदूषण विभाग द्वारा समय समय पर सतत जांच की जाती है। कई बार शिकायतन जांच भी की जाती है, और जांच कब कब की गई वो ब्यौरा माननीय सदस्य को हमने उपलब्ध कराया है। और जिन क्रैशर के माध्यम से मिट्टी या वायु प्रदूषण की बात करी है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि क्रैशर मशीन, स्क्रीन, अन्य पार्ट्स को ढकना, विंड ब्रेकिंग वॉल्स बनाना, इकाई परिसर में पक्की सड़क बनाना, परिसर के अंदर नियमित सफाई व पानी का छिड़काव करना, परिसर के अंदर ग्रीन बेल्ट व वृक्षारोपण करना। यदि कोई भी क्रैशर मालिक इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है तो विभाग द्वारा जांच की जाती है, और जांच में दोषी कमी पाई जाने पर उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के माध्यम से उसको ताकीद किया जाता है कि जो कमियां पाई गई हैं उसको दूर करें, और उसके बाद जब वो कहता है कि मैंने उन कमियों को दूर कर लिया तो विभाग द्वारा दोबारा जांच कराई जाती है, और जांच में वो फिर दोषी पाया जाता है तो क्लोजर नोटिस जारी करके सीटीओ वापस ले ली जाती है और क्रैशर को बंद कर दिया जाता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि विभाग द्वारा समय समय पर जांच भी की जा रही है, और कोई विशेष केस आपके सामने हो तो आप मुझे अवगत करा दें, एक बार दोबारा जांच करा लेंगे, और जो क्रैशर वहां चल रहे हैं उनको ताकीद किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी मापदंड प्रदूषण विभाग द्वारा तय किए गए हैं उन मापदंडों पर वो खरा उतरे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला पूरा कोई पूछना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो रेंजर वन विभाग के और फॉरेस्टर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी इसी प्रकार जो आपके